हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज एफएम। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन शाम के समय मैं अपने घर पर था। उस दिन रविवार का दिन था और मैं अपने घर की थोड़ी बहुत ही सफाई करने की कोशिश कर रहा था। घर की साफ सफाई करते करते तो मुझे अपने घर की एक पुरानी सी अलमारी में एक पुराना सा बॉक्स पड़ा हुआ मिला। जब मैंने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो मैंने देखा कि उसमें काफी सारे कागज रखे हुए थे। मैं उस बॉक्स को लेकर जमीन पर बैठ गया और जब मैं फर्श पर बैठकर उन कागजों को देख रहा था, अचानक से हवा के आए एक झोंके ने उन कागजों को फर्श पर बिखेर दिया। वो कागज बहुत सारे थे। उन कागजों में किसी का खत था और किसी का शादी का कार्ड। अभी मैं उन कागजों को एक एक कर कर देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नजर एक पुरानी सी चिट्ठी पर गई जिसे दीमक लग चुकी थी। वो चिट्ठी मेरे दोस्त सुनील की थी। वो चिट्ठी तब की थी जब एक बार सुनील की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उसे मिलने भी गया था। उस चिट्ठी को देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक बार सुनील से मिला जाए। वैसे भी इन दिनों मेरे ऑफिस में छुट्टियां चल रही थी। मैंने दूसरे दिन ही निकलने का फैसला कर लिया। फिर मैंने जल्दी से अपने घर की सफाई की और रात का खाना खाकर जल्दी ही सो गया। दूसरे दिन सुबह ही मैंने सुनील के गांव को जाने के लिए बस पकड़ ली। सुनील का गांव मेरे जहां से काफी दूर था, तो वहां पर पहुंचने में तो वक्त लगना ही था और हो सकता था कि वहां पर पहुंचते पहुंचते मुझे शाम भी हो जाए। बस पूरी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। बस जब सुनील के छोटे से गांव के बस स्टॉप पर रुकी, तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। मैं अपना सामान लेकर बस से नीचे उतर गया। बस के आगे जाते ही मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिखाई दे रहा था, जबकि अभी तो इतना वक्त भी नहीं हुआ था। बस स्टॉप पर ना ही कोई दुकान थी। बस वहां पर केवल एक टूटा हुआ बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था अलीगढ़ बस स्टॉप। उस बस स्टॉप पर लोगों के बैठने का भी कोई भी इंतजाम नहीं किया हुआ था। मुझे बस स्टॉप को देखकर अजीब ही लग रहा था और लग रहा था कि कभी कोई इंसान इस बस स्टॉप पर आता ही नहीं। यही सोचते हुए मैं चारों तरफ देख रहा था कि मुझे सुनील के घर तक के लिए कोई सवारी मिल जाए, क्योंकि सुनील का गांव उस बस स्टॉप से काफी दूर था। उसका गांव बस स्टॉप से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा। पिछली बार मैं जब इस गांव में आया था तो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं गलती से उसके गांव को पैदल ही चल दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे रास्ते में एक ऑटो मिल गया था, लेकिन अब तो मुझे कोई ऑटो वगैरह भी नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा
कि गांव की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई मुझे लिफ्ट दे दे। मैं धीरे धीरे गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता भी बस स्टॉप की तरह एकदम सुनसान था। मैं कुछ दूर आगे आ चुका था। अभी तक तो मुझे कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिला था, लेकिन मुझे रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। उस बैलगाड़ी पर कुछ सामान रखा हुआ था। मैं जल्दी से भागकर उस बैलगाड़ी के पास गया और मैंने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, भाई साहब, जहां से ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? मेरी आवाज सुनकर बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा। उसने मुझे सर से पांव तक देखने के बाद बोला, ऑटो रिक्शा वो तो अब नहीं मिलेगी। और वैसे आपको जाना कहाँ है? इस पर मैं बोला, जहाँ कोई प्रसिद्ध बरगद का पेड़ है ना, उस बरगद के सामने जो बड़ा सा घर है। मैंने अभी इतना ही कहा था। उस बैलगाड़ी वाले ने मुझे बीच में से टोकते हुए कहा, मैं समझ गया, मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये सब सामान लेकर आप पीछे बैठ जाइए, मैं आपको वहां पर उतार दूंगा। बैलगाड़ी वाले के ये कहते ही मैंने एक नजर पीछे देखा तो मैंने देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे सामान भरा पड़ा था। मैं उस सामान को देखकर सोचने लगा कि मैं कहाँ पर बैठूंगा। इतने में ही सामने से बैलगाड़ी वाला बोला, अरे साहब, आपको जाना है तो बैठिए ना, वरना हमें जाने दीजिए, पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी है। बैलगाड़ी वाले की इतनी बात सुनते ही मैं फटाफट बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ गया, क्योंकि मैं पैदल इतना रास्ता नहीं तय कर सकता था। अब बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की तरफ जाने लगी। उसी दौरान जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। तकरीबन 2 घंटे के बाद पैदल इंसान से भी धीरे चलकर बैलगाड़ी उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही मैं बैलगाड़ी से उतर गया और मैंने उस बैलगाड़ी वाले को कुछ पैसे दिए और वो बैलगाड़ी वाला अपने रास्ते चला गया। जहां बरगद का पेड़ था, ठीक उसके दूसरी तरफ सुनील का बड़ा सा घर था। हालांकि रात भी काफी हो चुकी थी, मगर मैं चांद की रोशनी में सुनील के घर को अच्छे से देख पा रहा था। देखने में घर की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां से प्लास्टर ना छूटा हो। सुनील के घर की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत हैरान हुआ कि सुनील का इतना बड़ा घर और इसकी ऐसी हालत। खैर, मैं चलकर घर के पास गया और मैंने सुनील के घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे बहुत दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला। शायद वो घर का नौकर था। यही सोचकर मैंने उनसे कहा, काका, सुनील घर पर है क्या? ये सुनकर उस बूढ़े काका ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे घर के अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं घर के अंदर दाखिल हो गया और मैं उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। एक के बाद एक कमरे पार होते गए।
मगर वो बूढ़े काका रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद वो बूढ़े काका एक कमरे के अंदर चले गए। उसके पीछे पीछे मैं भी उस कमरे के अंदर चला गया। तो मैंने कमरे के अंदर जाकर देखा कि कमरे में कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था। जो कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके पाँव के नाखून बहुत लंबे थे और उसका शरीर एकदम से पतला था। उसका शरीर देखने में किसी कंगाल की तरह लग रहा था, मगर उसका चेहरा थोड़ा सा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं उस आदमी की तरफ देखते हुए उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था और तभी अचानक से वो आदमी बोला, क्या भाई अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहा है? इतना सुनते ही मैं हैरान होते हुए बोला, अरे सुनील तू, ये तेरी कैसी हालत हो गई है और ये तेरे घर को क्या हो गया? मेरे इतना कहते ही सुनील मुस्कुराकर बोला, अरे कुछ नहीं जार, मेरी बहुत दिनों से तबीयत खराब है और तू तो जानता है मैं इस घर में अकेले रहता हूँ। उसके इतना कहते ही मैंने पूछा, क्यों, ये काका तो है ना? मेरे इतना कहते ही सुनील थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, जे इसका नाम मत ले साले का, ये तो बहुत बड़ा गद्दार है। सुनील को इतना गुस्से में देखकर मैंने उसे शांत करते हुए बोला, अच्छा चलना जार, छोड़ ये सब बातें। अब तू बता तेरी तबीयत कैसी है? तो सुनील बोला, अरे अब क्या, अब तबीयत ठीक ही रहेगी। देख तू रात बहुत हो गई है, तू खाना खा ले और सो जा। जिसके बाद सुनील के नौकर ने मेरे लिए खाना लगा दिया। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाकर मैं और सुनील एक ही बिस्तर पर लेट गए और हम बातें करने लगे। सफर की थकान की वजह से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि कुछ जल रहा हो। मैंने झट से अपनी आंखें खोली। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए इधर उधर देखा, मगर मुझे कुछ भी जलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर सुनील पर गई। तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि सुनील का चेहरा एकदम से पूरा जला हुआ था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी स्किन जलकर लटक रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा और उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगा। मैं जल्दी से भागकर उस घर से बाहर निकल गया और उस घर से दूर भागने लगा। भागते भागते मैं जब उस घर से थोड़ा दूर आ गया तो मुझे रास्ते के किनारे वही बैलगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी, जिसकी मदद से मैं सुनील के घर पर आया था। मैं उस बैलगाड़ी के पास गया तो मैंने देखा कि वो बैलगाड़ी वाला पहले की तरह पीछे की तरफ मुंह कर कर बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त बैलगाड़ी वाले को सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद उस बैलगाड़ी वाले ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा,
साहब जरा देखिए तो, उनका चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं दिखता था। इतना कहकर जैसे ही वो बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा, तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा भी सुनील के चेहरे जैसे ही जला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। पता नहीं कितनी देर मैं वहां पर बेहोश पड़ा रहा, मगर जब मुझे होश आया तब मेरे चेहरे पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी। मैं उठा और उठकर किसी तरह से वापस गांव तक गया। गांव के लोगों को सारी बात बताने पर पता चला कि कुछ सालों पहले सुनील के पास बहुत दौलत आ गई, मगर उसके नौकर को उसकी ये अमीरी पसंद नहीं आई, तो उसके नौकर ने अपने लालच के चलते सुनील को मारकर उसकी सारी दौलत हड़पने की कोशिश की। मगर उसका नौकर जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए सुनील के नौकर ने उस बैलगाड़ी वाले को भी अपने साथ मिला लिया। और एक दिन दोनों ने रात को जब सुनील सो रहा था, नींद में ही सुनील को जिंदा जलाकर मार दिया। मगर सुनील को मारने के बाद वो दोनों भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए, क्योंकि मरने के बाद सुनील एक पिशाच बन चुका था और सुनील ने उन दोनों को भी जिंदा जलाकर मार दिया। और तभी से सुनील की आत्मा और उस नौकर की आत्मा उस घर में रहती है और उस बैलगाड़ी वाले की आत्मा रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं जी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।